नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज इस हफ्ते एक ऐसे मामले को आपके सामने लेकर आई हूँ जो सीधे सीधे पब्लिक इंटरेस्ट से भी जुड़ा हुआ है और अदालत से भी जुड़ा हुआ है। क्या हमें ये इस बात का हक नहीं है कि चाहे कोई भी ऐसा मसला हो जो कि हमें लगता हो कि जनहित में है, उसे अदालत के सामने ले जाया जाए? जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि ये पूरा हक है और ऐसा ही होता है, लेकिन इसी की आड़ में क्या कुछ ऐसा भी हो रहा है जो कहीं ना कहीं इस दिए हुए अधिकार का उल्लंघन हम किए जा रहे हैं। ये एक हकीकत है कि देश में जब से जनहित याचिकाओं को मंजूरी मिलने लगी, देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की बाढ़ आ गई। 1980 के दशक में जनहित याचिकाओं यानी कि PIL को मंजूरी मिली और इसके बाद मकसद ये था कि किसी ऐसे मुद्दे पर स्थिति को स्पष्ट किया जाए जिससे समाज के हित प्रभावित हो रहे हों या फिर समाज के एक बड़े तबके पर इसका असर पड़ता हो। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, अच्छाइयों के साथ साथ हर चीज जो है उसकी खामियां भी सामने आ जाती हैं, बुराइयां ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। यहाँ भी कुछ वैसा ही होने लगा। ये खामियां यहाँ भी थीं और इसी का फायदा खूब उठाया जाने लगा। और हाल फिलहाल में यदि आप देखें तो शायद ऐसे तमाम मामले आपको दिखेंगे जिसमें PIL के आड़ में तमाम राजनीतिक जो स्वार्थ है वो भी साधे गए और ऐसे ऐसे काम भी किए गए जिसमें निजी स्वार्थ भी खूब साधे गए। आज न्यायिक प्रक्रिया में जनहित के नाम पर फालतू की याचिकाएं सरदर्द बन गई हैं और ऐसी ऐसी याचिकाएं हैं जिन्हें आप देखकर सुनकर शायद हंस पड़े, आप हास्यास्पद हो ये सारी चीजें। कई वकील तो जनहित याचिकाओं के विशेषज्ञ तक कहलाए जाने लगे हैं और इसी के आधार पर उनका धंधा सा चल रहा है और अदालत तक को ये कहना पड़ा कि क्या आपने जनहित याचिकाओं की दुकान खोल रखी है। ये सही है कि जनहित याचिकाओं की बदौलत न्याय से महरूम रहने वाली इस देश की जनता को कई ऐसे अधिकार मिले हैं जिनके बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया था और पहले भी ऐसा सोचा नहीं जा सकता था। इसलिए कहा गया कि PIL की ताकत एक बड़ी ताकत थी जो आम व्यक्ति को दी गई, लेकिन इसका दुरुपयोग जिस तरह से हुआ वो अपने आप में एक तरह से मिसाल है। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और निजता का अधिकार कुछ ऐसे मामले रहे जो PIL के वजह से हमें मिले हैं, लेकिन इनके दुरुपयोग के मामले भी कम नहीं हैं और कोर्ट ने कई बार तल्ख टिप्पणियां की हैं और लाखों का जुर्माना तक लगाया ताकि इस प्रवृत्ति पर रोक लग सके। इसके साथ ही मामला याचिकाओं पर जल्द सुनवाई का भी है, जिसे लेकर मौजूदा प्रधान न्यायाधीश काफी सख्त दिख रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे एक तरह से दो ऐसे अहम मुद्दों पर जो हैं तो अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं। एक तो ये कि क्या PIL के बहाने अब कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं जो इस ताकत का दुरुपयोग दिखा रही हैं। दूसरा ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट में आने वाली या अदालतों में जाने वाली हर मामले पर या हर PIL पर सुनवाई जरूरी है। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में KK वेणुगोपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक जो भी लोग आते हैं वो बड़ी उम्मीद से आते हैं और जजेस जिस तरह से एक ही बार में डिसमिस कर देते हैं पूरा मामला, वो उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देना होता है। यदि जजेज ऐसा न करें तब क्या स्थिति बनेगी, और यदि जजेज ऐसा कर रहे हैं तो क्या वाकई ये केवल उनके विवेक पर सब चीजों को छोड़ देना ही उचित होगा? ऐसे में वकीलों का क्या काम होगा, वो किस तरह से आर्गुमेंट करते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि जजेज के जो विचार हैं वो वकीलों ने अपने तर्क पर बदल दिए हैं। तो इस रिश्ते को भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। दो अलग अलग राहें पर एक साथ मिली हुई। तो आज इंडिया लीगल में बात इसी पर। शायद अदालती दुनिया में हर कोई जिस शब्द को पहचानने लगा है वो शब्द एक आम आदमी के तौर पर भी देखा जाए तो PIL है। किसी खास मकसद से दाखिल या फिर फालतू के मुद्दों पर जनहित के नाम पर दाखिल की जाने वाली याचिकाओं और मामलों की जल्द सुनवाई की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख अब देखने को मिल रहा है और लगातार ऐसा दिखा है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने हाल फिलहाल में पद संभालने के बाद इस मामले में और अधिक सख्त रवैया अपनाया है। हाल ही में जल्द सुनवाई की अटॉर्नी जनरल की अर्जी खारिज किए जाने पर अटॉर्नी जनरल ने
कोर्ट में नाखुशी तक जाहिर की। यही नहीं, उनकी अगुवाई वाली बेंच ने बेमतलब की 2 जनहित याचिकाओं को न केवल खारिज की बल्कि याचिकाकर्ताओं को चेतावनी तक दे डाला और कहा कि यदि एक तो उसमें विद्यार्थी भी था और कहा कि यदि तुम विद्यार्थी नहीं होते तो शायद हम कोई और एक्शन भी ले रहे होते आपके खिलाफ। इसके अलावा तमाम और तरह की भी घटनाएं ऐसी हुई हैं हाल फिलहाल में अदालतों में जिसमें जनहित याचिकाकर्ताओं को ही डांट पड़ी है और ये कोई नई बात नहीं है। यदि देखें पिछले कुछ सालों में तो हर सीजेआई या हर जस्टिस ने किसी न किसी तरह से इस तरह की याचिकाओं पर रोक लगाने की कोशिश की है या टिप्पणी जरूर की है। ऐसे में अभी की क्या स्थिति है और इस तरह की याचिकाएं किस तरह से हमारी न्यायिक प्रक्रिया को डिस्टर्ब करती हैं, किस तरह से हमारी न्यायिक प्रक्रिया को एक तरह से कहा जाए तो उसका माहौल तक उड़ाती हैं और उसके अंदर की जो लूप होल्स हैं उसका फायदा उठाकर निजी स्वार्थ या राजनीतिक स्वार्थ साधने की कोशिश की जाती है इस तरह की याचिकाओं में। हम इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं और साथ ही ये भी दिखा रहे हैं कि अब तक इस तरह के मामलों में क्या कहा गया है। न्यायिक कार्य और मुकदमों के निपटारे में तेजी और अदालत का वक्त बर्बाद करने वाली याचिकाओं पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के सख्त तेवर करीब करीब हर रोज देखने को मिल रहे हैं। उनकी सख्ती का आलम ये है कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल भी उससे अछूते नहीं रहे हैं। बीते हफ्ते बेंच की ओर से सुनवाई का पर्याप्त मौका दिए बिना याचिकाएं खारिज करने को लेकर अटॉर्नी जनरल ने असंतोष जाहिर किया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने वेणुगोपाल ने कहा कि मुवक्किल काफी दूर से हजारों मील का सफर तय कराते हैं। वो पीछे खड़े होकर इस अदालत की ओर देखते हैं, उनके वकील मामला पढ़ते हैं और आप कहते हैं डिसमिस्ड। ये कोई तरीका नहीं है। माननीयों को उनकी बात सुननी चाहिए। बिना सुनवाई के याचिका खारिज कर देने से न्याय नहीं होता। ये किसी तरह से न्याय नहीं है। अन्य न्यायालयों की प्रक्रिया देखिए। ये मामला 2015 में दाखिल एक पुनर्विचार याचिका से जुड़ा था और याचिकाकर्ता ने एंट्री टैक्स अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। के वेणुगोपाल की बात पर जस्टिस गोगोई ने कहा कि जैसा आप कह रहे हैं हम उसे सही भावना में लेते हैं, लेकिन ये मानकर मत चलिए कि हम तथ्यों पर ध्यान नहीं देते। हम मामला पढ़कर आते हैं। इसके बाद जस्टिस गोगोई ने अटॉर्नी जनरल को केंद्र की ओर से एक मामले में जिरह की इजाजत दे दी। इससे पहले जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने जनहित याचिका दाखिल करने वाले लॉ के एक छात्र को भी फटकार लगाई। इस जनहित याचिका में कोर्ट से सरकार को ये निर्देश देने की मांग की गई थी कि सरकार हर महीने प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट पेश करे। बेंच ने यह भी कहा कि अगर आप छात्र न होते तो आप पर जुर्माना लगाया जाता। इसके बाद बेंच ने वकील अश्विनी उपाध्याय की राजनीतिक दलों को मिलने वाली चंदों की सीमा तय करने से जुड़ी याचिका पर कहा कि आप हर दूसरे दिन PIL दाखिल करते हैं। बेंच ने याचिका को न केवल खारिज कर दिया बल्कि अश्विनी उपाध्याय के वकील को चेतावनी दी कि अगर इस आदत पर रोक नहीं लगी तो वो उपाध्याय की जनहित याचिका दाखिल करने पर रोक लगा देंगे। लेकिन ये कोई अपवाद वाले मामले नहीं है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट बेमतलब की याचिकाओं पर सख्त रुख अपना चुका है और जुर्माना भी लगा चुका है। फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस CK प्रसाद के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका। फरवरी 2017 में तब के प्रधान न्यायाधीश JS खेहर ने बिहार के एक विधायक पर फालतू की मुकदमेबाजी के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। ये मामला 23 साल पहले अखबार में छपी एक खबर की सत्यता से जुड़ा था। पिछले ही साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने स्वराज इंडिया ट्रस्ट नाम के एक NGO पर 64 फालतू याचिकाएं दाखिल करने पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। ये सभी याचिकाएं खारिज हो गई थी। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी औपनिवेशक कानूनों को खत्म करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते वक्त याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया था। जब बेंच में शामिल जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि कौन से औपनिवेशक कानून से दिक्कत हो रही है, तो याचिकाकर्ता का जवाब था कि सभी कानूनों से। कोर्ट ने जुर्माने की राशि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पास जमा करने और लाइब्रेरी के विस्तार के लिए इस्तेमाल का आदेश दिया। यही नहीं, दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से दाखिल कुछ याचिकाओं को खारिज कर दिया था, लेकिन केंद्र ने उन्हीं सवालों को लेकर इसी साल मार्च में फिर कुछ याचिकाएं दाखिल कर दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया। प्रधान न्यायाधीश का पदभार संभालने के बाद से जस्टिस रंजन गोगोई ने सख्ती बढ़ा दी है। किसी भी मामले की तत्काल सुनवाई से जुड़ी व्यवस्था में उन्होंने बदलाव किया। नई व्यवस्था के तहत उनकी बेंच किसी मामले की फौरी सुनवाई तभी करेगी जब किसी की जान पर बनी होगी या अधिकारों का हनन हो रहा होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि वो लंबित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए एक योजना तैयार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस SN श्रीवास्तव साहब।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही पूर्व जज जस्टिस भंवर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस ए मित्तल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ इसमें जुड़ने के लिए। सबसे पहले जस्टिस भंवर सिंह, आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी हाल फिलहाल में यदि हम देखें और जिस तरह से PIL को लेकर जस्टिस रंजन गोगोई ने बहुत सख्ती दिखाई है, और कोई ये नई बात नहीं है, मुझे याद आता है जस्टिस ठाकुर ने भी ये कहा था कि प्रशांत भूषण को कि आपने क्या PIL शॉपी का यूज उन्होंने किया था कि आपने दुकान खोल रखी है। अब ऐसे में क्या समझा जाए कि वाकई ऐसा लगता है कि PIL के नाम पर जो उदाहरण हमने दिखाया, जाहिर सी बात है कि इसमें दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं, लेकिन वाकई क्या जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग अब हाल फिलहाल में ज़्यादा बढ़ा है, ये हम देखें? ये सही है कि आजकल जो है जनहित याचिकाओं में जो दायर की जा रही हैं उनमें 1%, बहुत ज़्यादा नहीं कहा जाएगा, जो है वो फ्राइवलस होती हैं। वो किसी मोटिव के तहत फाइल की जाती हैं, या तो अल्टीरियर मोटिव किसी नेता को बदनाम करने का होता है या किसी और अथॉरिटी को बदनाम करने का होता है। परंतु सभी जनहित याचिकाओं को फ्राइवलस कह देना सही नहीं होगा। बहुत सारी जनहित याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया है और रिलीफ ग्रांट किया है। MC मेहता एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने तो जितनी भी जनहित याचिकाएं दायर की सारी सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट की, सब में रिलीफ ग्रांट किया। इसके अलावा जो है जो शुरू में जनहित याचिकाएं आई थी सर्कसों के बारे में आई, सर्कसों को बंद करना पड़ा क्योंकि उसमें एनिमल्स के लिए क्रुएलिटी हो रही थी। इसके अलावा जो है बर्ड्स के लिए हुआ, और तमाम अधिकार के तहत मिलते हैं। हाँ, और ये बात सही है कि कुछ जनहित याचिकाएं जैसे अभी आया इनका प्रशांत भूषण जी का, इन्होंने कुछ की हैं और तो वो खारिज की हैं। और ये भी सही है कि कोर्ट को जो है कहने का हक भी है कि भाई जो है फ्राइवलस पिटिशंस नहीं दायर करना चाहिए। मगर जो जेन्युइन पिटिशंस हैं और जो फ्राइवलस पिटिशंस हैं उसमें डिस्टिंक्शन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और बेंच को ये चाहिए कि जहां 50-50 का मार्जिन है तो वहाँ थोड़ी हियरिंग जरूर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे के वेणुगोपाल साहब ने कहा कि न्यायालय में जो है सुप्रीम कोर्ट में खास तौर से फार फ्लंग एरिया से लिटिगेंट्स आते हैं, बड़े बड़े वकीलों को करते हैं, उनकी फीस 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया देते हैं। तो उन सबको सुनना चाहिए। और सारी जनहित याचिकाएं और दूसरी याचिकाएं भी सब फ्राइवलस नहीं होती हैं। एक 5% कहा जा सकता है, 100 में 5% कोई बहुत ज्यादा नहीं है, नेग्लिजिबल हैं, उनको किया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है। पास्ट में बहुत किया है और जुर्माना भी लगाया है, जैसा अभी उदाहरण दिए गए। तो सुप्रीम कोर्ट को जो है एक बीची का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। हर केस को फ्राइवलस नहीं कहा जा सकता है। जिस तरह से, लेकिन अभी जैसे श्रीवास्तव जिस तरह से एकदम से कड़ा रुख ले रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, और एक हर दिन एक खबर आती है कि जनहित याचिकाकर्ताओं को डांट पड़ी है। इसमें कोई शक नहीं कि जैसा कि जस्टिस भंवर सिंह ने भी कहा कि कुछ याचिकाएं ऐसी होती हैं जो कि कुछ न कुछ उनके पीछे का मोटिव अलग होता है। लेकिन यदि हम दो चीज़ें हैं यहाँ पर, अब के वेणुगोपाल का भी जिक्र हुआ, दो विरोधाभासी चीज़ें हैं। एक तरफ यदि हम ये कहते हैं कि हाँ सभी PIL हर तरह के पिटिशंस या जो भी लोग आ रहे हैं उनकी बात सुनी जाए, तो जो जस्टिस गोगोई ने जज बनते ही कहा था कि मेरा सबसे पहला काम होगा कि पेंडेंसी को ख़त्म करूँ मैं। ऐसे में क्या आपको लगता नहीं कि सबसे बड़ा रोड़ा यही बात होगी कि हर चीज़ अगर जज सुनने लगेगा तो पेंडेंसी का मामला कहाँ रहेगा? पेंडेंसी तो और बढ़ती ही जाएगी। जहाँ तक कि PIL का प्रश्न है, जो अभी इसके पहले जो 1980 से में जब पोस्ट कार्ड पिटिशन शुरू हुए, उसी समय से शुरू हुआ, उसके बाद इतनी बाढ़ आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट को उसके लिए अलग से रूल्स फ्रेम करने पड़े। इसके बावजूद आजकल पुनः बढ़ गया है, ऐसा काफ़ी बड़ी संख्या में हो रहा है। तो कई कारण फ्रिवलस पिटिशन के हैं। जो लोग राजनीतिक रूप से
राजनीतिक रूप से लड़ नहीं सकते, वो जुडिशरी के माध्यम से उसको लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कई ऐसे मामले भी देखे गए हैं। बिल्कुल। कई ऐसे भी मामले देखे गए हैं कि पर्सनल पब्लिसिटी के लिए वो दाखिल कर देते हैं, पेपर में आता है, भले ही खारिज हो जाए। कई ऐसे भी मामले देखे गए हैं कि किसी पर्टिकुलर अधिकारी, नेता या किसी को अगर बदनाम करना हो तो इस तरह का एक पिटीशन फाइल कर दिया। लेकिन ये पिटीशंस जो हैं ये तो कोर्ट को ही देखना है। बिल्कुल। और इसके लिए रूल्स भी फ्रेम है, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि पर्सनल कोई मैटर उसमें नहीं होगा, जो नए रूल्स बनाए गए हैं। लेकिन वास्तव में दो चीजें हैं, एक तो पीआईएल की हियरिंग और दूसरे पिटीशंस की हियरिंग। कई बार एज ए जज मैंने भी देखा कि घर से पढ़कर मैं आया और हमारा एक व्यू बना कि ये मैटर है और इसमें ये निर्णय होना चाहिए, परंतु जब हमने बहस सुनी दोनों पक्षों की तो सारा व्यू चेंज हो गया। इस नाते हियरिंग तो बहुत आवश्यक है, और सुप्रीम कोर्ट में अगर हियरिंग नहीं दी गई और बिना हियरिंग के केवल सिनॉप्सिस पर या किसी अन्य आधार पर बिना पिटीशन को सुने हुए किया गया तो ये तो उचित नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि कुछ समय अवश्य देना चाहिए। सही बात है कि 10 लाख 20 लाख रुपया दे करके वकील को एंगेज किया जाता है, इसके बावजूद भी अगर हियरिंग नहीं दी गई तो उस व्यक्ति का, उस लिटिगेंट का जो है सारी चीजें कोर्ट के सामने नहीं आ सकेंगी और न्याय नहीं हो सका। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट को तो आर्टिकल 142 में कंप्लीट जस्टिस के पावर्स हैं जो कि और किसी को नहीं है। तो जब कंप्लीट जस्टिस के लिए उसको देखना है तो टेक्निकल चीजों पर मैं सोचता हूँ कि श्री वेणुगोपाल जी का जो रिक्वेस्ट थी उसको सुना जाना चाहिए। और कई बार ऐसा हमने देखा कि 12 बजे तक 2 बजे तक सारे पिटीशंस खत्म हो जाते हैं सोमवार और शुक्रवार को। तो जो बाकी समय अगर थोड़ा समय दे करके लोग सुने तो शायद मैं सोचता हूँ कि वो पेंडेंसी भी खत्म होगी और न्याय भी जो है वो लोगों तक पहुंचने में आसानी होगी। पेंडेंसी का मामला अलग है, लेकिन जो सामने पिटीशन आ रही हैं उसके साथ न्याय तो होना चाहिए। बिल्कुल। और ये न्याय तभी हो सकता है जबकि दोनों पक्ष को सुनवाई का मौका कुछ मिलेगा। जी जस्टिस मित्तल, दो एक तरह से विचार हैं। एक तो ये है कि अगर अदालत में कोई भी मामला आ रहा है तो उसको सुनना बहुत जरूरी है, दोनों पक्षों को सुना जाए, उसके बाद चाहे जो भी निर्णय लिया जाए। उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है अदालतों का वो है पीआईएल, और पीआईएल के बहाने जिस तरह से चीजें साधी जा रही हैं, और अब तो एक तरह से कहा जाए कि पीआईएल का राजनीतिकरण ज्यादा हो गया है, स्वार्थीकरण ज्यादा हो गया है। किस तरह से आप इस पूरे मामले को लेंगे, और क्या आपको लगता है कि वाकई अभी तक जितने भी रूल्स बनाए गए हैं पीआईएल की सुनवाई के लिए अब उसमें भी कहीं कुछ बदलाव की जरूरत है? जो अभी नया जो सीन हमारे सामने है, नया जो दृश्य हमारे सामने है। निश्चित रूप से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसे एक प्रकार से पब्लिसिटी स्टंट बना लिया गया है, चाहे वो अधिवक्ता की पब्लिसिटी हो, चाहे वो याचिकाकर्ता की पब्लिसिटी हो। और जैसा कि माननीय न्यायमूर्ति भंवर सिंह साहब ने कहा कि कुछ पॉलिटिकल लोगों को बदनाम करने के लिए या किसी आईएएस अधिकारी को बदनाम करने के लिए या ऐसा भी देखा गया है कि अधिकारियों से पैसा ऐंठने के लिए भी पीआईएल फाइल कर दी जाती है और उस पीआईएल के माध्यम से या तो उस अधिकारी से पैसा ले लिया जाता है या उससे अन्य कोई अपना कार्य करा लिया जाता है। तो निश्चित रूप से जो पीआईएल की बाढ़ आ गई है इस पर रोक लगाना आवश्यक है और जो नियम वर्तमान में बने हुए हैं उन नियमों को और कठोर बनाया जाना आवश्यक है। जी। दूसरा बिंदु सुनवाई का अधिकार है। निश्चित रूप से जो भी पिटीशन न्यायालय में दाखिल होती है उस पर माननीय न्यायालय को सुनवाई का अधिकार देना चाहिए। ये भी सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशंस काफी संख्या में होते हैं और चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो,
न्यायाधीशगण घर से ही पत्रावली को पढ़ करके आते हैं और प्राइमा फेसी अपना एक माइंड मेकअप कर लेते हैं। जी। तो जो पिटीशंस बिल्कुल फ्रिवलस होती हैं उनको अगर एक दो लाइन या कुछ एक दो पॉइंट सुनने के बाद अगर खारिज कर दिया जाता है तो मेरी राय में इसमें कोई बुराई नहीं है। जी। परंतु जिन पिटीशंस में थोड़ा सा भी डिबेटेबल पॉइंट है उस पिटीशन को विस्तार से सुनवाई करके ही उसको एडमिट करना चाहिए या उसको रिजेक्ट करना चाहिए। जी। तो सुनवाई का मौका तो पिटीशनर को मिलना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अनावश्यक पीआईएल हो रही है, जिनका मिसयूज हो रहा है, पब्लिसिटी स्टंट हो रहा है, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कुछ अधिवक्ता तो पीआईएल दाखिल करने के लिए ही जी उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में जाने जाते वकालत करते हैं। जी जी बिल्कुल। अभी हाल ही में लखनऊ बेंच में एक अधिवक्ता हैं अशोक पांडे, श्री अशोक पांडे जी जी। तो उनको तो कोर्ट ने बाकायदा मना किया है कि आप जब तक कॉस्ट जमा नहीं करेंगे तब तक आपको अन्य कोई पिटीशन फाइल करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। बिल्कुल। उनके पास अन्य कोई काम नहीं है। जी। एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक बड़ी संख्या में जो पीआईएल होती हैं वो स्पॉन्सर्ड होती हैं, वास्तव में पीआईएल नहीं होती। उसमें बैकग्राउंड में कुछ व्यक्ति रहते हैं, कुछ संस्था रहती हैं जी। या कोई ऐसी एजेंसी रहती है जो उस पीआईएल के माध्यम से बात को अनावश्यक रूप से उछलना चाहती है। बिल्कुल। और किसी को बदनाम या किसी को भ्रष्ट घोषित करना चाहती है। जी बिल्कुल। और कई बार तो जजेज के लिए भी अब इस तरह के मामले आने लगे हैं और हाल फिलहाल में हमने इसका लंबा चौड़ा उदाहरण देखा है। और यदि सुप्रीम कोर्ट की बात करें और कब कोर्ट ने किस तरह से इस तरह के पीआईएल पर कमेंट्स किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोर्ट ने कहा है कि न्याय तक आसान पहुंच का अर्थ अराजकता और अनुशासनहीनता तक पहुंचना नहीं है। बहुत कड़ा कमेंट इसको आप कह सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई वादी सत्य और न्यायालय की प्रक्रियाओं का बेजा फायदा उठाता है तो उसे उसके नतीजे भुगतने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। यानी कि यदि आप इस तरह का काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका नतीजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। अलग अलग वक्त और अलग अलग इस तरह के टिप्पणियां कोर्ट्स ने की हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल फिलहाल में कहा था कि जब तक कि सभी अदालतों की ओर से तुरंत सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जाते तब तक एक ऐसी न्यायिक संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा जो अनुपालन की बजाय टाल मटोल पर आधारित होगी और हर अदालत का कर्तव्य है कि वो ऐसी स्थितियों से निपटे। यानी कि इस तरह की स्थितियां केवल सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, पीआईएल हाई कोर्ट्स में भी होती हैं और वहां पर भी इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। जैसा कि अभी हमने उदाहरण भी देखा है, कुछ वकीलों को तो रोक तक उन पर लगाई गई है कि अब वो कोई पिटीशन नहीं फाइल कर सकते जब तक वो जुर्माना नहीं भरेंगे। इसके अलावा कुछ संस्थान है जिन पर जुर्माना हमने आपको रिपोर्ट्स में भी दिखाया। पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जीएस खेर ने भी कहा था कि अगर ऐसी कोशिशों से सख्ती से नहीं निपटा गया तो न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता या शुचिता पर असर पड़ेगा। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा था कि पूरी न्यायिक प्रणाली में शामिल सभी अदालतें मुकदमों के बोझ से दबी हुई और ये अदालत भी अपवाद नहीं है। ऐसे में बेकार और आधारहीन याचिकाएं न्यायिक प्रक्रिया में गंभीर बाधाएं पैदा करती हैं और ये समय तो बर्बाद करती हैं बल्कि बुनियादी ढांचे में भी रोड़ा अटकाती हैं। अब इतना आप देख सकते हैं कि ये जो कमेंट्स हैं कितने गंभीर ये टिप्पणियां हैं और इसके बाद भी इस तरह के पीआईएल हमारे सामने आती हैं। क्या आपको लगता है जस्टिस भंवर सिंह कि अब ये जरूरी है कि केवल जो अभी हमने देखा है कि एक प्रतीकात्मक सजा मिल जाती है अगर कोई इस तरह का फ्रिवलेस पीआईएल फाइल करता है, तो अब जरूरी है कि कुछ इस तरह के नियम हमें बनाए जाएं जिससे कोई चेक पॉइंट्स बने जिससे कभी भी इस तरह के जो पीआईएल फाइल्स हो रहे हैं वहीं पर उसे रोक लगाया जा सके और वो चेक पॉइंट यदि बने तो क्या हो। जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस पहले से इशू की हुई हैं और उनमें यह है कि जो पब्लिक से डायरेक्ट रिलेटेड मसला हो यानी पब्लिक एट लार्ज से हो, किसी पर्सनल के खिलाफ, किसी पर्सन के खिलाफ ना हो, किसी एक विभाग के खिलाफ ना हो, कि किसी का पर्सनल हनन नहीं होना चाहिए। तो ये पहले से रूल बना हुआ है। इसको अगर इसी तरीके से भी इम्प्लीमेंट करें तो भी जनहित याचिका नहीं आनी चाहिए, फ्राइवलेस तो बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए। और यदि आती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी, हम लोग भी जो है
रीजंस के साथ डिसमिस करते थे, और जैसा माननीय मित्तल साहब ने कहा कि एक दो रीजंस दे देना चाहिए। इन चीज़ों के साथ साथ एक सुप्रीम कोर्ट की और एक व्यवस्था है, और वो ये है कि काफ़ी सुनने के बाद भी और पढ़ के आने के बावजूद भी लिख देते हैं डिसमिस्ड। तो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फाइनल है, कोई कुछ नहीं कह सकता, मगर बड़े बड़े वकील जो लर्नड एडवोकेट्स होते हैं वो भी ये चाहते हैं कि डिसमिस्ड वर्ड से काम ना चलाया जाए। जो फ्राइवलेस हैं उनकी कैटेगरी अलग कर दी जाए, और जो मेरिटलेस हैं, जिनमें मेरिट कम है, मेरिट हो सकती थी मगर सुप्रीम कोर्ट की बेंच के मुताबिक नहीं है, तो भी उसमें रीजंस देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए हैं कि भी कोई भी ऑर्डर जो है डिसमिस करें या अलाउ करें, रीजंस के साथ देना चाहिए, और यही न्यायिक प्रक्रिया भी है। मगर सुप्रीम कोर्ट अपने केस में केवल इस ग्राउंड पर कि भाई टाइम बहुत लगता है और इतना टाइम नहीं है। सारी कोर्ट्स जो हैं, मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है कि 12 साढ़े 12 तक सब कोर्ट्स खाली हो जाती हैं, और मंडे और फ्राइडे में तो जो है यदि कॉरिडोर में कोई जाए तो डर भी लगता है। मुझे अपना पर्सनल तजुर्बा है, इतना मतलब चिड़िया भी नहीं होती है। और ये सही है कि जजेस काफी मेहनत करके आते हैं, कुछ पढ़ के भी आते हैं, मगर केवल कभी कभी सिनोप्सिस के आधार पर आते ही लिख देना वी हैव ऑलरेडी रेड द फाइल एंड देयर इज नो मेरिट इन योर केस, और कभी कभी हियरिंग की अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं जो एक कॉन्सेप्ट है नेचुरल जस्टिस का, उसके खिलाफ भी उसके खिलाफ जाता है। और अच्छे जज की जो है ये पहली वर्च्यू है कि एक मैंने शायद पहले भी इस चैनल पे बताया है, यूनाइटेड स्टेट्स में एक उथा नाम की स्टेट है, वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजेस हैं उनके हर 5 साल बाद जो है उनका रिव्यू होता है, और रिव्यू करती है एक कमेटी जिसमें अटॉर्नी जनरल हेड होता है, और उसमें 7 एडवोकेट्स होते हैं। यानी आप देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है, और ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर वहाँ बनाया हुआ है कि 7 एडवोकेट्स होते हैं, उनमें कुछ जजेस भी होते हैं, उनके अलावा 13 लोगों का पैनल होता है, और वो तय करते हैं कि जज को रिटेन करना चाहिए सर्विस में या उसको घर भेजना चाहिए। और वो ये एक पहला क्राइटेरिया है कि क्या ये जज सुनने का अधिकार लोगों को देते हैं, सुन के खारिज करते हैं, रीजंस के आधार पे खारिज करते हैं, क्या ये इश्यूज को समझते हैं या नहीं समझते हैं। 4 इश्यूज ये होते हैं जिनके आधार पे ये तय किया जाता है, रिव्यू कमेटी तय करती है, एंड इट इज डोमिनेटेड बाय द लॉयर्स। मगर कभी आज तक ये शिकायत नहीं हुई कि उन्होंने किसी जज के खिलाफ प्रेजुडिस होके जो है ऐसा किया। तो मेरी ये दरख्वास्त है, मैं इस चैनल के माध्यम से भी है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको चाहे थोड़ा ही रीजंस दें, ज्यादा ना दें, 2 लाइन लिखें, 2 रीजंस दें, 4 रीजंस दें, कोई भी डिसमिसल है उसको रीजंस के साथ रीजंस होना चाहिए। बिल्कुल। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुनने का अधिकार और साथ ही अधिकार का दुरुपयोग, ये दोनों ही चीजें एक साथ क्या हो पाएंगी, और यदि हम ऐसा करना चाहें तो कौन सी चुनौतियां हैं जो अदालतों के सामने बड़ी होकर आएंगी। फिलहाल एक ब्रेक के बाद इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। अभी तक हमने बात की कि वो पिटिशंस जो कि एक तरह से साफ हो रही हैं कि पीआईएल का जो अधिकार मिला है हमें, पीआईएल के नाम पर जो दुरुपयोग हो रहा है उसको किस तरह से रोका जाए, वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो रही है। साथ ही यदि जिस तरह से टिप्पणियां बार बार की जा रही हैं कि अदालत में हाल फिलहाल में देखा जाए तो हर मामला डिसमिस करने का जो जजेज को पावर है, उसके पीछे का सच बहुत बड़ा, बहुत एक तरह से देखा जाए तो लंबी यात्रा करके लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, और एक बार में जो जज डिसमिस कहता है
वो कहीं ना कहीं हमारी उस अवधारणा से मेल नहीं खाता जिसमें हम कहते हैं कि नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, सबको सुनो उसके बाद निर्णय दो। क्या ये विरोधाभास हमारे सिस्टम के लिए, हमारे न्यायपालिका के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है, या आने वाले दिनों में ये एक अलग तरह की चुनौती बनकर सबके सामने आने वाला है? ये समझना बेहद ज़रूरी है। जस्टिस एस एन श्रीवास्तव, आपसे मेरा सवाल होगा यही कि हमने जैसे देखा कि ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि आप सबको सुनिए और सुनने के बाद रीजनिंग दीजिए और उसके बाद आप कहिए कि इसमें ऐसा आपने क्यों किया। लेकिन वहीं पर जब जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हम पढ़कर आते हैं और हम सब चीज़ें समझकर और तब ये निर्णय लेते हैं, एक तो ये सवाल ये माना जाए, क्या वाकई जो जजेज की विवेक है, क्या हम उस पर अपना विश्वास नहीं बनाकर रख सकते? दूसरा ये कि यदि इस तरह से वो करने लगें तो वो तमाम मामले जो कि वाकई अदालतों के वक्त जो है वो बर्बाद करते हैं, उसका फिर क्या होगा? सुनना तो फिर उसको भी पड़ेगा। जहाँ तक कि ये फ्रिवलेस पिटिशंस की बात है, PIL, तो बहुत थोड़ी पिटिशंस हो रही हैं। हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट में आने वाली पिटिशंस अगर ये 10% है तो 90% और हैं। तो संपूर्ण सिस्टम पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेंडेंसी का प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट में बढ़ रहा है, हाई कोर्ट में तो इतना ज्यादा बर्डन है कि वो हो नहीं रहा है, और जो लोअर कोर्ट की स्थिति है वो और खराब है। तो ये पूरे सिस्टम को रिव्यू करने की एक आवश्यकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ज्यादा केसेस तभी आ रहे हैं जबकि नीचे उनको न्याय नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, हाँ। अब अगर आप परमिट करें तो 2 शब्द मैं उसके बारे में, हाई कोर्ट इलाहाबाद में 160 जजेस की पोस्ट है और 102 से ज्यादा कभी नहीं हो पाए, इतने वैकेंसीज हैं। और स्थिति ये है कि अगर कोई एप्लीकेशन डेट फिक्स के भी पढ़नी है तो भी 1 महीने के बाद भी होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं है। स्थिति इतनी गंभीर है कि सिविल सूट पूरे देश भर के अंदर लोगों ने करीब करीब बंद कर दिया है, इतनी कम हो गई है। कारण यह है कि सूट लड़ते लड़ते वो आदमी ट्रायल कोर्ट में पीढ़ियां गुजर जाती हैं। 30 साल 25 साल लग गया, फिर अपील में, फिर हाई कोर्ट में 20 साल, और 3-4 पीढ़ी के बाद सुप्रीम कोर्ट जब गया वहां पर 1 मिनट में सब डिस्पोजल हो गया। तो ये पूरे सिस्टम को रिव्यू करने की बात है। मैं जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज था तो एक मैटर मेरे सामने आया कि 70% एग्रीकल्चर सोसाइटी है और इनका लिटिगेशन जो है वो SDM डिसाइड करता है, कमिश्नर डिसाइड करता है, जो न तो लॉ का पढ़ा हुआ है, न तो उसको LLB की डिग्री है, न उसको ट्रेनिंग है, और टाइटल सब वो डिसाइड करते हैं जी। और स्थिति यह है कि वो कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी तहसील दिवस, कभी थाना दिवस, कभी प्रशासनिक ड्यूटी, और 22 साल तक इश्यूज फ्रेम नहीं होते। बिल्कुल। अगर इतनी मुसीबत के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां भी नहीं सुनवाई हुई तो क्या स्थिति आएगी? इस पूरे सिस्टम को रिव्यू करने की जरूरत है। मेरे सामने जब ये मामला आया तो मैंने रेवेन्यू जुडिशियल सर्विस का एक सुझाव दिया था गवर्नमेंट को कि एक सेपरेट जुडिशियल सर्विस बनाइए, ताकि ये जो न्यायिक प्रक्रिया वर्तमान सिविल कोर्ट की है, इसके अलावा भी एक न्यायिक प्रक्रिया चले और उसमें लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले। जी। ये ज्यादा जो पिटिशंस जो हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में आ रहे हैं, अगर इस प्रकार का सिस्टम इवॉल्व किया जाता है तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम बहुत कमी आएगी। इसको पूरे एक एज सिस्टम एज होल देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नीचे से लेकर और ऊपर तक सुधार की जरूरत है। जस्टिस मित्तल, यही बात जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कही थी कि तमाम अदालतों के बीच तालमेल की जरूरत है और सुधार की जरूरत नीचे से ऊपर तक है। जस्टिस ठाकुर ने भी यही मसला उठाया था सरकार के सामने भी, और ये कहा था कि जिस तरह से जजों की भर्ती नहीं हुई है उसको देखा जाए तो ये वो सारी चीजें हैं जो इस तरह के लूफोल्स हैं जो तमाम अन्य खामियों को एक तरह से निमंत्रण देती हैं। आप क्या समझते हैं कि एक विधि आयोग के उत्तर प्रदेश विधि आयोग के चेयरमैन होने के नाते किस तरह का सलाह आप देना चाहेंगे?
देखिए, निश्चित रूप से जुडिशियल सिस्टम के रिव्यू किए जाने की बहुत गंभीर आवश्यकता है। और जैसा कि माननीय न्यायमूर्ति श्रीवास्तव साहब ने कहा कि रेवेन्यू जुडिशियल सर्विस भी बनना चाहिए, ये व्यथा बहुत अधिक है कि किसानों के मामले समय से निस्तारित नहीं हो पाते हैं। मेरा एक विचार और है कि सुनवाई का भी एक अंत होना चाहिए। आज स्थिति यह है कि छोटे छोटे मामलों में भी लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह कहना पड़ता है कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। या दूसरे किराएदार मकान मालिक के विवाद हैं, छोटे छोटे विवाद हैं, वो भी सर्वोच्च न्यायालय तक जाते हैं। तो ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को एक कड़ा रुख अपनाना चाहिए। जहां तक उच्च न्यायालय का प्रश्न है, मेरा अपना निजी अनुभव है कि माननीय उच्च न्यायालय में भी तमाम ऐसे पिटीशंस फाइल कर दिए जाते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही निस्तारित हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी मामले में नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गया, या किसी 125 के मामले में रिकवरी वारंट जारी हो गया, या न्यायालय ने एक्स पार्टी जजमेंट कर दिया जी। या अन्य प्रकार की ऐसी स्थितियां होती हैं, चार्ज फ्रेम कर दिया, इशू फ्रेम कर दिया जी। तो बजाय उसको वहीं रिकॉल कराने के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिकॉल कराने के बजाय वो सीधे माननीय उच्च न्यायालय आ जाते हैं और रिट पिटीशंस को एक माध्यम बना रखा है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि अब देश में सिविल लिटिगेशन बहुत कम हो गया है जी। इसका एक रीजन तो ये सही है कि सिविल लिटिगेशन में बहुत अधिक समय लगता है, पीढ़ियां बीत जाती हैं और प्रक्रिया बहुत दुरूह है। परंतु इसका शॉर्टकट रिट पिटीशन को बनाया जाना उचित नहीं है जी। हमने उच्च न्यायालय में देखा कि रिकवरी के मामलों में भी माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन फाइल करके किस्तें बंधवा ली जाती हैं। अरे ये काम तो सिविल कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। तो जो कार्य जिस कोर्ट का है उस कोर्ट को ही पहले करना चाहिए। अगर कोई कोर्ट कार्य करने में देरी कर रही है तो उसको एक्सपेडाइट कराने के लिए आप उच्च न्यायालय आ सकते हैं। परंतु मैंने ये देखा है कि हर छोटे छोटे मामले में लिटिगेंट आज उच्च न्यायालय पहुंच जाता है और यही स्थिति सुप्रीम कोर्ट की भी है जी। तमाम पिटीशंस पे सुप्रीम कोर्ट बार बार डायरेक्शन देती है कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, पहले आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दीजिए, पहले आप गवर्नमेंट से अपना रिप्रेजेंटेशन तय कराइए, तब आपको कोई ग्रीवांस है तो आप न्यायालय में आइए। तो लिटिगेंट्स को भी ये बात सोचना चाहिए, हमारे अधिवक्ता बंधुओं को भी ये बात सोचना चाहिए कि माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल करने से पूर्व अगर उनके ग्रीवांस का समाधान प्रशासनिक अधिकारियों से या शासन से, सरकार से या ट्रायल कोर्ट से हो सकता है तो पहले समाधान वहां कराएं और इस बात की तरफ केवल न ध्यान दें कि वो रिट पिटीशन के माध्यम से हर बात को तय करा लेंगे। रिट पिटीशन के माध्यम से हर बात को तय कराया जाना संभव नहीं है जी। यानी कि तालमेल की जरूरत केवल ऐसा नहीं कि अदालतों के बीच ही है बल्कि अदालती कार्रवाई से जुड़े लोगों के बीच भी करनी पड़ेगी। जस्टिस भंवर सिंह, एक यहाँ पर सवाल ये जरूर है कि ठीक है, यदि हम इस तरह की व्यवस्था में जाते भी हैं तो क्या आपको लगता है कि अब हमें एक ऐसा एक क्लियर कट जिसको कहा जाए रूल बुक बनाने की जरूरत है, किस तरह के मामले हालांकि है लेकिन उसमें भी थोड़ा और क्लियरेंस की जरूरत है, कि क्लैरिटी की जरूरत है कि किस तरह के मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक आए, जो हाई कोर्ट तक जाएं, निचले अदालतों को ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदार बनाकर और वहां पर ही हम बहुत सारे मामले खत्म कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अब वो करने की जरूरत है? जी, मेरे ख्याल से कोई सुधार इनमें जितने ऑलरेडी स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में कौन सी अपीलें जाएंगी ये आर्टिकल 136 में लिखा है। बिल्कुल। जो इसमें लॉ का पॉइंट है वही सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और ज्यादातर वही जाती हैं जिसमें लॉ का पॉइंट होता है। या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो गया हो हाई कोर्ट तक के लेवल पर तो ही वो जाती हैं। तो इन चीजों में, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है, रिट पिटीशंस का जो अधिकार दिया है, जो रिट पिटीशंस जो है 226 में हाई कोर्ट में आते हैं वही सुप्रीम कोर्ट में भी आते हैं, वही रीजंस भी हैं कि यदि नेचुरल जस्टिस किसी को नहीं मिला है, किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, या उसका मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है और या किसी अपील में जो है उनका लॉ पॉइंट ऐसा था, इतना इम्पोर्टेंट लॉ पॉइंट था जो हाई कोर्ट ने छोड़ दिया है, और अक्सर ऐसे पॉइंट्स आते भी हैं। तो जितनी जो एक न्यायिक प्रक्रिया आज की डेट में है, ये अगर कड़ाई से उसका पालन किया जाए तो मेरे ख्याल जो है किसी और आगे पर्टिकुलर सुधार की जरूरत नहीं है। मैं ये जरूर है कि इसमें फर्दर
कोई और नियम बना दिया जाए। जैसे एक नियम ये हो सकता है कि भी जो कानून का कौन सा हिस्सा जो है हम लोग सुनेंगे, यानी जो कानून पहले से हम एक तय कर चुके हैं, मान लिया 125 CRPC पे है, वेरी क्लियर है, मेंटेनेंस का अधिकार है महिलाओं को है, तो वो तय है, करीब करीब तय है जी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि भाई हमारा जो है कानून हमने जो एक बार ले डाउन कर दिया उससे हम आगे नहीं जाएंगे, एंड द पिटीशन इज डिसमिस्ड इन व्यू ऑफ आवर अर्लियर डिसीजन सो एंड सो। जस्टिस संतोष हेगड़े इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जिससे मैं आप सीधे वहां लिए चलती हूँ। वेरी वेलकम टू शो जस्टिस संतोष हेगड़े। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। डू यू थिंक दैट frivolous petitions is the biggest headache for any court, especially High Court and Supreme Court? Yes, I think so. See, the public interest litigation is a new concept which the Supreme Court started entertaining in the early 70s. This was really entertained by the courts on the top that the people who are really suffering, they do not have an access to justice, so that somebody else can solve their cause. There are a large number of people in this country who do not have access to justice because of the rule of cause of action. The general rule of cause of action is if you don't have action to be moved in a particular issue, you cannot come. Now, keeping that cause of action aside, the Supreme Court entertained petitions by third parties who have absolutely no concern with the case, but they were fighting a public cause. Yeah. It was a good idea and it was giving relief to many people who couldn't have access to the justice. Yeah. But Justice Hegde, what could be a remedy for just to stop this kind of practice? I mean, just to do you think that now this is the high time to punish them who is filing frivolous petitions? Yeah, I think so. The people who misuse this concept of public interest litigation should be fined heavily so that others like them will not come to court and waste the time of the court. And not only that, people will start questioning the jurisdiction of the court if it is very liberally used. Therefore, I would say the petitions which are frivolous or motivated petitions should be dismissed with a very heavy cost. Yeah, but then maybe they can take an argument that what will happen with natural justice? Natural justice court will always consider. It's only in cases where court time is wasted by people who want to have some personal issues agitated in the court of law. If a genuine case, court will not say no to it and all. But in cases which has no concern where the court's time is being wasted, in such cases, I think court should dismiss the petition with very heavy cost. Otherwise, they are wasting public time. थैंक यू सो मच जस्टिस संतोष हेगड़े। जस्टिस संतोष हेगड़े ने जैसे एक बड़ी बात कही कि हेवी कॉस्ट डालिए, चाहे आप उन पर जुर्माना लगाइए, उन्हें आप सजा भी दे सकते हैं। आपको लगता है जस्टिस श्रीवास्तव कि ये एक आगाज हो सकता है, एक रास्ता हो सकता है कि जो इस तरह के करते हैं उनको सजा भी अब दिया जाना चाहिए, ताकि आगे से जो भी 1-2% है, लेकिन वो 1-2% बहुत बड़े सिस्टम पर प्रभाव डाल रहा है, उस पर बिल्कुल रोक लगाई जा सकेगी। उस पर जरूर विचार करना चाहिए कि ये फ्रिवलेस पिटिशंस को किस प्रकार रोका जाए। कॉस्ट लगाने के बाद भी नहीं रुक रही हैं, तो कोर्ट्स को इस पर विचार करना चाहिए कि और क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। मेरा एक उसमें और सुझाव है कि सिविल कोर्ट में भी ये रिप्रेजेंटेटिव सूट्स या इस तरह के बहुत से मामले आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक मैटर में ऑर्डर किया। वो आदमी जब 45 साल का था उसने सूट फाइल किया था। अब वो 28 साल हो गया, अभी उसमें इश्यूज फ्रेम हुए हैं और कोर्ट के जब भी तारीख उसमें होती है 1 साल से हड़ताल। ये पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का तो मैं स्थिति देख रहा हूँ कि हड़तालों की वजह से वहाँ किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कोई सवेरे शाम तक बैठ करके शाम को तारीख लेकर चला जाता है। इस कारण से भी बहुत बड़ी संख्या में
रिट पिटिशंस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बढ़ रही हैं, क्योंकि ये सारा सिस्टम को रिव्यू की जरूरत है। मात्र केवल कॉस्ट या ये लगाने से काम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के सबऑर्डिनेट जुडिशरी के बारे में बहुत बड़ी संख्या में सारी पोस्टें खाली हैं, कहीं कोई काम नहीं। एक मुंसिफ की 10 मुंसिफ पोस्ट हैं, दो लोग हैं। तो सूट्स में जो ट्रायल कोर्ट में है, अपीलेट कोर्ट में है, वहाँ भी वैकेंसी नहीं है, वहाँ भी वैकेंसी है। हाई कोर्ट में इतनी स्थिति है कि अगर आज पिटीशन फाइल हो गया और पास ओवर हो गया किसी तरह, तो शायद 1 महीने में आए कि ना आए, ये स्थिति है। जी बिल्कुल। तो इस कारण से लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल। और इसके साथ साथ क्या आपको लगता है कि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स है वो भी एक बहुत बड़ा समस्या है? वो स्थिति ये है, इसलिए हमने एक जजमेंट में रेवेन्यू जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा था, और 600 पोस्टें भी शायद यूपी गवर्नमेंट ने क्रिएट की हैं, लेकिन अभी तक उसमें भर्ती नहीं हुई। अब कोई किसी आदमी की डेथ हुई, उसके म्यूटेशन आया, म्यूटेशन में एक लेडी ने कहा कि मैं विडो हूं, मैं उसकी वारिस हूं। अब उसमें ऑब्जेक्शन आ गया, किसी भी आ गया, उसमें झगड़ा हो गया, 107-16 हो गया, एक दूसरा पिटीशन, अगर मारपीट हो गई तीसरा पिटीशन, और जब वो कंक्लूड हो गया 20 साल के बाद म्यूटेशन, तो सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग, इंजंक्शन सूट, एक ही काज ऑफ एक्शन पर 6 सूट। बिल्कुल। ये इस तरह का होता है, इस पर भी विचार करने की तुरंत जरूरत है। अदर और ये जो पेंडेंसी पर आप जो कह रही हैं, पेंडेंसी इसलिए भी ज्यादा हो रहा है कि अगर एक काज ऑफ एक्शन पर 6 तरह के पिटिशंस हो जा रहे हैं, 6 तरह के ओरिजिनल सूट, ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स, ओरिजिनल क्रिमिनल केसेज हो जा रहे हैं, तो यही मल्टीप्लिसिटी हो करके और ऊपर जा रहा है और चीजें और फैलती जा रही है। इसलिए जरूरत है इस बात पर विचार करना। मैं फिर कहूंगा कि सारा सिस्टम को तुरंत रिव्यू की जरूरत है, और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशंस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, उसका रीजन यही है कि वहाँ आज दरखास्त दीजिए, 4 महीने तो कुछ होता ही नहीं, और उसके बाद जो है वो इसीलिए सीधे हाई कोर्ट जाते हैं कि यहाँ से कुछ डायरेक्शन हो जाए तो शायद कुछ हो जाए। जी बिल्कुल। और ये ठीक वैसे ही है जहाँ पर जो अभी अगर कुल मिलाकर बहुत आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश की जाए तो धीरे धीरे सुई को भी काम करने की जरूरत है, सीधे तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जस्टिस मित्तल, आपसे जरूर जानना चाहूंगी, क्या इसके लिए एक उपाय ये हो सकता है कि जो स्पेशलाइज्ड कोर्ट बने, शायद इससे थोड़ी सी आसानी मिले इस तरह के जो चाहे वो फ्रिवलेस पिटिशंस की बात हो या सूट्स की बात हो, मल्टीप्लिसिटी जो हो रही है वो पिटिशंस वो उस पे भी थोड़ी रोक लग सकती है। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि ये वो उपाय है जो अभी ये कहा गया हाल फिलहाल में कि आर्बिट्रेशंस भी एक बहुत बड़ा रास्ता है इस तरह के अदालतों पर जो भार पड़ रहा है उसको कम करने के लिए? देखिए, आर्बिट्रेशन निश्चित रूप से एक बहुत बढ़िया रास्ता है, परंतु 2 पक्षों में एक पक्ष सही पक्ष होता है, दूसरा पक्ष गलत पक्ष होता है। जो सही पक्ष होता है वो जल्दी से जल्दी अपने मुकदमे को निर्णय कराना चाहता है, परंतु जो गलत पक्ष होता है वो उसको लंबा खींचना चाहता है। जब तक दोनों पार्टी आपस में सहमत नहीं है तब तक आर्बिट्रेशन में वो मैटर हम नहीं भेज सकते, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जैसे बताया है मल्टीप्लिसिटी ऑफ दी सूट्स, ये आजकल मैट्रिमोनियल सूट्स में देखने को मिल रही है कि जहां थोड़ा सा भी पति पत्नी में विवाद होता है वहां 498 का एक का मुकदमा अलग दायर हो जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस का दायर हो जाता है, 125 सीआरपीसी का दायर हो जाता है, सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का दायर हो जाता है, सेक्शन 13 डाइवोर्स का दायर हो जाता है, और तमाम उसके दरवाजे खुल जाते हैं। तो वैसे हमारे यहाँ फैमिली कोर्ट है, एस्टेब्लिश्ड है, स्पेशल कोर्ट्स हैं, परंतु बहुत से मामले ऐसे हैं जो अभी भी फैमिली कोर्ट के दायरे में नहीं आते हैं। तो मेरा अपना विचार ये है कि जैसे मैट्रिमोनियल रिलेशन से रिलेटेड जितने भी सूट्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का हो, चाहे वो दहेज हत्या का हो, चाहे वो दहेज मांगने का हो, प्रताड़ना का हो, डोमेस्टिक वायलेंस का हो, ये सब एक ही जगह होना चाहिए। जहां तक स्पेशलाइज्ड कोर्ट स्थापित करने का प्रश्न है, हमारे प्रदेश में बहुत सी स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स स्थापित हैं, परंतु सामान्यतया ये देखा गया है कि उन स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स में वो स्पेशलाइज्ड वर्क कम हो पाता है और बाकी कार्य ज्यादा होता है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने हर न्यायिक अधिकारी को एक कोटा सिस्टम या एक क्रेडिट सिस्टम
स्थापित कर रखा है और हर न्यायिक अधिकारी को एक निश्चित कार्य परफॉर्म किया जाना आवश्यक होता है। जी। अभी हाल ही में एक और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें ये डायरेक्शन दिया है कि गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट या पुअर इसकी रेटिंग प्रतिदिन के कार्य के आधार पर होगी और जो पीठासीन अधिकारी 2 मुकदमे 2 गवाह रिकॉर्ड करेगा उसकी ये रेटिंग होगी, 4 गवाह रिकॉर्ड करेगा उसकी ये रेटिंग होगी और सारे के सारे न्यायिक अधिकारी अपनी डेली परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट जज को रिपोर्ट करेंगे 5 बजे तक और डिस्ट्रिक्ट जज की ये ड्यूटी है कि वो 5 बजे ही उसको अपलोड कर दे। तो आप ये देखिए कि इतने प्रशासनिक कार्य बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा एक और बड़ा कार्य है स्टेटमेंट्स भेजने का कार्य। बिल्कुल। इतने अधिक स्टेटमेंट्स लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भेजे जाते हैं कि इसमें बहुत समय जाया होता है। ये स्टेटमेंट्स की संख्या को भी कम करना चाहिए और निश्चित रूप से मेरा मानना यह है कि जो स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स हैं, चाहे वो SC/ST एक्ट की कोर्ट्स हैं, चाहे वो एंटी डकैती की कोर्ट्स हैं, चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की कोर्ट हैं, चाहे वो फूड अल्ट्रेशन की कोर्ट हैं, जो भी स्पेशल कोर्ट हैं, उन कोर्ट्स में केवल स्पेशल कार्य ही होना चाहिए और उन कोर्ट्स को कोटा सिस्टम से मुक्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल, उसमें कोई कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए। जी। आप ये देखिए कि CBI का मैटर्स है, CBI में 150, 200 गवाह होते हैं, तो कहां पॉसिबल है हर जुडिशियल ऑफिसर को कि एक दिन में एक मुकदमा तय कर दे, या कहां पॉसिबल है कि 4 गवाह रिकॉर्ड कर ले। इतने लेंदी गवाह होते हैं, इतने लेंदी क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं कि ये सारी चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। जी जी बिल्कुल। और यही अव्यावहारिकता जो है वो उन तमाम चीजों के रास्ते खोल देती है जहां पर दुरुपयोग शुरू हो जाता है। एक फाइनल कमेंट के तौर पर जस्टिस भंवर सिंह आपसे लेना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं अब हमें बहुत ज्यादा एक प्रायोगिक जुडिशियल सिस्टम की जरूरत है। आपको लग रहा है कि उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम ट्रांसपेरेंसी के नाम पर या इस तरह की चीजें करने के नाम पे हम करते तो जा रहे हैं, पर उससे सिस्टम पर बोझ ज्यादा बढ़ रहा है, सिस्टम का बोझ कम नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लगता है? और वो सब जी, ये बात सही है जैसा मित्तल साहब ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो कार्यों का, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों का बहुत बोझ बढ़ रहा है और मगर वो भी किसी वजह से हुआ है। डिस्ट्रिक्ट में कुछ अधिकारी बिल्कुल नहीं काम करते थे या बहुत कम काम करते थे या आसान सा काम कर लेते थे, तो इसलिए सख्ती बरतनी पड़ी। परंतु ये भी सही है कि कोटा सिस्टम भी बहुत भारी है और उसको थोड़ा हल्का किया जाना चाहिए ताकि न्याय भी मिले और वो क्वालिटी न्याय मिले। ये बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तो ये पावर है कि वही डिसमिस कर दिया, बहुत अच्छा है, मगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट लेवल पे तो पूरी रीजनिंग्स देनी पड़ती हैं, 20-30 पेज के जजमेंट लिखने पड़ते हैं, वो एक दिन में ऐसा संभव नहीं है। तो थोड़ा सा टोन अप करने की जरूरत तो है, सारी न्यायिक प्रक्रिया को टोन अप करने की जरूरत है और जो भी सोसाइटी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन सुधार के साथ चलता है वही तरक्की कर सकता है। ये तो एक पुरानी प्रोवर्ब है कि समय के साथ जो है न्यायिक प्रक्रिया भी बदलनी चाहिए, कानून भी बदलना चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिले। बिल्कुल। और जो आज का हमारा है कि फ्राइवलेस पिटिशंस में जरूर ये है कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो खारिज करे, पनिशमेंट भी दे, पेनल्टी भी इम्पोज करे, परंतु सुनवाई तो जरूर, सुनवाई जरूर। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस बहस में मेरे साथ हिस्सा लेने के लिए। और कुल मिलाकर देखें तो हमने इस पूरी बहस के माध्यम से केवल ऐसा नहीं था, जब ये बहस शुरू हुई थी तो मुद्दा बस एक था और उसका विरोधाभास था, लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे मामले निकले जो इस बात की सच्चाई हमारे सामने रख रहे हैं कि हमारी न्यायिक व्यवस्था के अंदर कितना दबाव है और उस दबाव को कम करने के लिए क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, ये हमने जानने और समझने की कोशिश की है। लेकिन इसमें कहीं न कहीं आम जनता की भी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि वो हम ही होते हैं या हमारे ही साथ रहने वाला, जुड़ने वाला कोई वकील होता है जो इस तरह के मामले लेकर जाता है अदालतों में और जिसको लेकर तमाम तरह के विवाद खड़े हो जाते हैं। और उन तमाम
PILs के माध्यम से हम कई बार विचार भी बनाते हैं। ये PIL ज़्यादातर अभी तक ये देखा गया है कि वो निजी स्वार्थ या राजनीतिक स्वार्थ के तहत होते हैं और हम उस पर भी विश्वास करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास करने की ज़्यादा ज़रूरत है और साथ ही इसके अंदर जो सुधार और हो सकता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कदम उठाने की ज़रूरत है। और उम्मीद हम कर सकते हैं कि अभी तक जो सर्वोच्च न्यायालय से लेकर सबसे निचली अदालत के बीच की जो कड़ियाँ जो भी टूटी हुई हैं या फिर पूरी तरह से जुड़ी हुई नहीं दिख रही हैं, वो आने वाले दिनों में जुड़ेंगी और इस समग्र व्यवस्था को इससे लाभ होगा। आज के इंडिया लीगल में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक अहम मुद्दे के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।